जय हिंद दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेड में यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल वाले सेक्शन में हम सब ने मॉक टेस्ट 18 को पढ़ा था और आज बारी है मॉक टेस्ट 9 को ये 19 को पढ़ने की। और मॉक टेस्ट 18 में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था, जो चोलास डायनेस्टी हुआ करती थी भारत में, जो चोल हुआ करते थे, उन चोलों से कौन सा फेमस एक यहाँ पर टेम्पल रिलेटेड था। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था। बादामी गुफा मंदिर यहाँ पर है, ऑप्शन में देख रखा है आप लोगों का। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर दे के रखा है, चेना एक केशव मंदिर दे के रखा है। इस सवाल का राइट ऑप्शन होना था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही चोल डायनास्टी से संबंधित ये फेमस टेम्पल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन था। मेरा आज आप सबसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में मैं इस सवाल का राइट आंसर चाहूंगा। आप लोगों को यह बताना है कि भारत की किस राज्य में बादामी गुफाएं स्थित है। किस राज्य में स्थित है, आप सबको इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे देना है। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, यहां पर 1917 से रिलेटेड आप लोगों से प्रश्न पूछा है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह प्रारंभ किया था और समर्थन किया था। उसका प्रमुख कारण आप लोगों से यहां पर ऑप्शन में दिया है। कॉटन मिल में ये मजदूरों के लिए जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे, ये था। ये आदिवासी प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। उन महिलाओं के लिए दमनकारी प्रतिशतात्मक व्यवस्था खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, या उन फार्मर के लिए जो फसल या विफलता और महामारी के कारण जिनकी फसलें बर्बाद हुई थी। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप लोगों को बताना है। देखिए, आप सबको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का जो पहला जो फार्मर मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, वो कौन सा था। तो जवाब हो जाएगा सर जिसका जवाब होगा खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा होगा दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह। आप सबको याद होना चाहिए। और ये कब प्रारंभ हुआ था, 1917-18 के मध्य में यह जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। देखिए, जो गुजरात का खेड़ा जिला था, वहां पर क्या हो रहा था कि जो फार्मर थे, उनकी जो फसलें थी, जो फसल थी, वो प्लेग और हैजा बीमारी के कारण वहां की जो फार्मर की फसलें लगभग समाप्त हो गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप फिर भी जो ब्रिटिश सत्ता थी, यहां पर अंग्रेजों ने फिर भी क्या किया था, लगभग उन सभी की जो फार्मर थे उनकी फसल पर 23% टैक्स उनसे लिया। जिसके जवाब में महात्मा गांधी जी ने यहां पर खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। खेड़ा सत्याग्रह, जिसके कारण क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो जवाब यहां पर होना चाहिए महामारी और विफलता। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के सेकंड प्रश्न की ओर। और सेकंड प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों ने किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा है, चार ऑप्शन दे रखा है। मतगिनी हाजरा, तारा रानी श्रीवास्तव, सरोजिनी नायडू, या आप लोगों को राइट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए दे के रखा है। इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहां पर हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि यहां पर तारीख थी 8 अगस्त। और यहां पर 1942 को क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं। मुंबई के ग्वालियर टैंक से, मुंबई का जो ग्वालियर टैंक था, यहां ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो यहां पर मूवमेंट यानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये जो आंदोलन हुआ था, और ये वाले आंदोलन के जवाब में जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना जो भारत में थी, ब्रिटिश सेना ने किया था, इन जितने भी स्वतंत्रता सेनानी ये जो थे, इनके खिलाफ एक आप लोगों का ऑपरेशन जीरो इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जिसके जवाब में क्या हुआ था, एक जिन सब के द्वारा एक हजारीबाग जेल थी, हजारीबाग जेल में इन्होंने
यहां पर एक फेमस स्वतंत्रता सेनानी हुए सर, जिनका नाम होगा सत्य प्रकाश नारायण। क्या नाम था? सत्य प्रकाश नारायण। तो सत्य प्रकाश नारायण को इन लोगों ने हजारीबाग यहां पर जेल में डाल दिया, आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। और एक 12 बंक की जेल हुआ करती थी, 12 बंक की जेल हुआ करती थी। और इस 12 बंक की जेल में आप लोगों को याद होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डाला गया था इस जेल में। और ये इनके द्वारा ऑपरेशन जीरो प्रारंभ किया था, इसके तहत ये जेल में डाला गया था। महत्वपूर्ण रूप से आ सकता है कि एक एक पैलेस हुआ था, आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। और इसी पैलेस के अंदर इन ब्रिटिश लोगों ने मुख्य तौर पर महात्मा गांधी महात्मा गांधी के साथ आप लोगों को याद होना चाहिए सर देसाई आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और कस्तूरबा गांधी। और गांधी के बाद आप लोगों को एक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम याद होना चाहिए, सरोजिनी नायडू। कौन थे दोस्तों? सरोजिनी नायडू। इन सबको ब्रिटिश लोगों ने कौन सी जेल में डाला था? तो जवाब हो जाएगा आगा खां पैलेस में। और ये वाला जो ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, इन सब ने 12 बंक की जेल में किसको यहां पर डाला था? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र ये प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर क्या देख रखा है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख रखा है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में किस शासक का एक एक प्रमुख सेनापति हुआ करता था? जफर खां आप लोगों से पूछा है कि जफर खां किस शासक का एक प्रमुख सेनापति हुआ करता था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर इल्तुतमिश दे के रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक दे के रखा है, या बलबन दे के रखा है। आप सबको याद होना चाहिए। देखिए सवाल का राइट आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहां पर बलबन रहा है, और बलबन का आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? पहली बात तो बलबन का, ये जो बलबन है, इस बलबन का समय काल आप लोगों को याद होना चाहिए। समय काल आप लोगों को याद होना चाहिए। बलबन का समय काल मुख्य रूप से 1265 से लगाकर तो 1287 तक भारत में बलबन का ये समय काल रहा। ये जो बलबन ने ही भारत में लौह व रक्त की नीति प्रारंभ किया था। इस शासक ने भारत में लौह और रक्त की नीति प्रारंभ किया गया था। वहीं दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसने बलबन ने भारत में दल चालीसा को इसी बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यही बलबन ने भारत में एक सिस्ता व एक नवरोज, सिस्ता और नवरोज, ये इस मैं माफी चाहूंगा, एक सिस्ता भारत में, यानी भारत में बलबन के द्वारा सिस्ता व एक फाइबोस प्रथा को प्रारंभ किया गया था। फाइबोस प्रथा को यहां पर बलबन के द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। इतना आप सबको याद होना चाहिए। बलबन ने एक फारसी त्योहार, और फारसी त्योहार कौन सा था दोस्तों? फारसी त्योहार हुआ करता था जिसका नाम रहेगा नवरोज। क्या था दोस्तों? नवरोज त्योहार भी बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इतना आप सबको यहां पर याद होना चाहिएगा। यहां पर इल्तुतमिश दे के रखा है। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो इस शासक ने एक मीनार का निर्माण किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? तो जवाब होगा कि इसी बलबन ने यहां पर इल्तुतमिश के द्वारा एक दल चालीसा का निर्माण किया गया था। दल चालीसा का निर्माण किया गया था। सर क्या हुआ करती थी दल चालीसा, क्या हुआ करती थी? तो जवाब क्या होना चाहिए कि यही ये जो आपका इल्तुतमिश था, इसके द्वारा जो दल चालीसा हुआ करती थी, इसमें मुख्य रूप से 40 तुर्की सरदार थे। सरदार कितने थे? 40 तुर्की सरदारों का एक जो सरदार थे, सरदारों का एक संगठन हुआ करता था। इतना आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर क्या देख रखा है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख रखा है कि रवि कृति निम्नलिखित में से किस राजवंश के दरबार में कवि हुआ करते थे? रवि कृति से संबंधित प्रश्न पूछा है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि मुख्य रूप से जो चालुक्य वंश हुआ,
चालुक्य वंश हुआ। इसी चालुक्य वंश में यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ का प्रमुख जो मुख्य करके जो शासक हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन जो द्वितीय था। इसी पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे रविकृति। रविकृति इन्हीं पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चालुक्य यहां पर होना चाहिए। और यहां पर यदि प्रश्न पूछ सकता है कि चालुक्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन रहा? लास्ट रूलर कौन रहा? तो जवाब हो जाएगा कृतिवर्मन। क्या जवाब होगा? कृतिवर्मन द्वितीय। कृतिवर्मन द्वितीय यहां पर लास्ट रूलर रहा चालुक्य डायनेस्टी का। वहीं पर यहां पर जो प्रश्न बन सकता है, यहां पर चोल डायनेस्टी आप लोगों को याद होना चाहिए। हु इज द फाउंडर ऑफ चोलास डायनेस्टीज? तो जवाब हो जाएगा यहां पर विजय वाले। विजय वाले, विजय वाले, यानी यह विजय वाले मुखर के चोल डायनेस्टी का संस्थापक हुआ। चोलास में यहां पर एक शासक हुआ चोल डायनेस्टी में, जिसका क्या नाम होगा सर? जिसका नाम होगा राजेंद्र प्रथम। क्या नाम होगा दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। इस राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का इसे नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ यानी उत्तर भारत का जो नेपोलियन हम लोग किस शासक को बोलते हैं? तो जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किस शासक को बोलेंगे? समुद्रगुप्त को हम लोग यहाँ पर उत्तर भारत का नेपोलियन बोलते हैं। प्रश्न ये पूछ सकता है कि चोल डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन हुआ? यहां पर सवाल पूछ सकता है कि अंतिम शासक कौन हुआ, तो क्या जवाब होगा? तो यहां पर जवाब होना चाहिए कि अंतिम शासक हुआ करता था राजेंद्र तृतीय। कौन हुआ करता दोस्तों? राजेंद्र तृतीय आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं ये जो चोल डायनेस्टी से हम लोगों को एक नटराजन की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी चोल डायनेस्टी से संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोगों से पूछा था कि रविकृति है, ये किसके दरबार में हुआ करते थे? तो जवाब हो जाएगा चालुक्य। और चालुक्य में भी पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में यह मुख्य करके हुआ करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि पंचायती राज की संरचना है। पंचायती राज हम लोग पढ़ते हैं, आप सबने बलवंत राव मेहता समिति का नाम सुना होगा। और उसी बलवंत राव मेहता समिति ने जो रिपोर्ट का प्रकाशन किया था 1956 में, वही जो पंचायती राज को हम लोगों ने आज वर्तमान में स्वीकारता दी है। और ये जो स्वीकारता दी है, इसमें से आप लोगों से पूछाए थे कि किस प्रकार का रूल होता है। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करेंगे, तो वर्तमान समय में भारत में त्रिस्तरीय यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की हमारे पास में उल्लेखना है। तो वो कौन कौन सा 3 प्रकार है? पहला आप लोगों को जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या ग्राम या पंचायत ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी देख रखा है खाप पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत ग्राम और पंचायत ब्लॉक या नगर। यहाँ पर पंचायत तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए कुल मिलाकर इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, जिला पंचायत सबसे ऊपरी सदन माना जाएगा। इसके बाद में आप लोग इसे ब्लॉक पंचायत बोले या आप इसे जनपद पंचायत भी बोल सकते हैं। इसके बाद में ग्राम पंचायत की बात आती है और इसके बाद में ग्राम पंचायत के यहाँ पर अंदर ही ग्राम सभा की बारी आती है। यहां पर इतना आप सबको याद होना चाहिए। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है कि सबसे पहले इसी पंचायत प्रणाली को लेकर कौन सी यहां पर समिति बनी? तो जवाब हो जाएगा बलवंत राव मेहता समिति। और ये बलवंत राव मेहता समिति कब बनी? क्या जवाब होगा कि बलवंत राव मेहता समिति कब बनी थी? याद होना चाहिए कि 1956 में यह बलवंत राव मेहता समिति बनी थी।
और कौन कौन सी मुख्य समितियां हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं? आप लोगों को यहाँ पर एक समिति अशोक मेहता समिति, कौन समिति? अशोक मेहता समिति आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये कब बनी थी? आप लोगों को जवाब देना है, कब बनी थी ये? तो जवाब हो जाएगा 1977 बनी थी। कब बना था? 1977 बना था। तीसरी यहाँ पर जेवी राव समिति, और ये जेवी राव समिति कब बनती? आप लोगों को जवाब देना है कि भारत में इन्हीं पंचायत से रिलेटेड एक जेवी राव समिति बनती है, और ये जेवी राव समिति कब बनेगी? तो जवाब हो जाएगा 1985 में भारत में जेवी राव, याद करिएगा कि जेवी राव समिति के बारे में यहां पर दिया गया है। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहां पर एक गाडविल समिति, कौन समिति? गाडविल समिति मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत में गाडविल समिति ये पंचायत से रिलेटेड कब बनी? कमेंट बॉक्स में आप सबको जवाब देना है। और भारत में हम लोग भारत में ये जो पंचायती राज ये पंचायती राज हम लोग दिवस मनाते हैं, ये हम लोग कब मनाते हैं? तो जवाब हो जाएगा कि 24 अप्रैल को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। इतना सबको यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने मॉडल प्रस्तुत किया था? तो जवाब हो जाएगा बलवंत राव मेहता। बलवंत राव मेहता ने यह त्रिस्तरीय मॉडल भारत में प्रस्तुत किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर आप लोगों को दे के रखा है, एक रिपोर्ट दे के रखा है यहाँ पे SS रिपोर्ट के अनुसार राज्य 57.6% प्रतिशत महिला साक्षरता के साथ सबसे कम साक्षरता है। NSS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 57.6% के साथ सबसे कम साक्षरता किस राज्य की यहां पर बताई गई है? सबसे कम राज्य यहां पर साक्षरता दर आप लोगों से पूछिए। देखिए यदि हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे कम जो महिला साक्षरता हम लोगों को बिहार राज्य की यहां पर पुरुष और महिलाओं के साथ दिखाई पड़ती है। और एक और रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ यहां पर NSS का, यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान की बताई गई। कौन से राज्य की? राजस्थान राज्य की बताई गई। यहां पर इतना आप सबको याद होना चाहिएगा। आप सबको यह भी याद होना चाहिएगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में पुरुष की साक्षरता दर की, जो पुरुष की भारत में साक्षरता दर थी, और वहीं पर जो महिला की साक्षरता दर थी, महिला की जो साक्षरता दर थी, इन दोनों का डिफरेंस रहा कितना? तो जवाब हो जाएगा इन दोनों की साक्षरता का जो डिफरेंस रहा वो 16.68% रहा है। यहां पर जितना आप सबको याद होना चाहिएगा। और सेकंड पॉइंट ये भी याद होना चाहिएगा कि 2001 में भारत की जो जनगणना थी वो 2011 तक यदि भारत की जनसंख्या बढ़ी तो उसमें आप लोगों का प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये भी सवाल पूछ सकता है। तो जवाब हो जाएगा 1.64% की हम लोगों को जनसंख्या में वृद्धि देखने को यहां पर मिलती है। और मैं बात कर लूंगा यहां पर भारत की जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या 0 से यहां से लगाकर, तो जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं सर, यहां पर कुल इनका परसेंटेज आप लोगों को बताना है, कुल जनसंख्या में इनका कितना योगदान है। तो जवाब हो जाएगा 13% योगदान है। और वहीं पर 10 से लगाकर 19 साल तक के ये बच्चों का कुल जनसंख्या में योगदान रहा कितना? तो जवाब हो जाएगा 20% लगभग। देखिए लगभग में आंकड़ा आप लोगों का सेट किया गया है। और वहीं पर मैं बात करूंगा कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले कौन कौन से रहे? हम लोग पहले इन दोनों जिलों को पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से रहे थे? तो जवाब हो जाएगा यहां पर माहे और अल्मोड़ा। ये जो दोनों जिले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दोनों जिले रहे। यहां पर अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना देखने को मिला? 1139 देखने को मिला, और माहे का
यहाँ पर 7-6 हम लोगों को देखने को मिलता है। ये भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा है। कम की बात कर लेगा, सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिलों के नाम यदि आप लोगों से पूछेगा, 2 जिलों के आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, तो क्या जवाब होगा? तो आप लोगों को एक तो दमन और दीव याद रखना है, दमन व दीव आप लोगों को याद रखना है, जिसका लिंगानुपात क्या रहा? तो जवाब होगा 5-3 रहा। और यदि एक लेह रहा, और लेह का सर रहा कितना? तो यहाँ पर जवाब होगा 553 रहा, 553 रहा। ये लिंगानुपात रहा है। 2 सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले भारत के 2 जिले, एक तो दमन और दीव के साथ आप लोग जाएंगे और एक लेह के साथ जाएंगे। इतना सारा डाटा आप सबको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दरकार है, थिरुवाथिरा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है? कौन सा दोस्तों? यहाँ पर थिरुवाथिरा के बारे में हम लोगों से पूछा है। तो क्या हो जाएगा? थिरुवाथिरा से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों से पूछा है। यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा यहाँ पर, देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विशु फेस्टिवल के बारे में, विशु यहाँ पर उत्सव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक हम लोग नेहरू बोट को एक ये प्रतियोगिता होती है केरल में, जिसको ये लोग एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट होता है इनके द्वारा। या तो विशु उत्सव के बारे में पूछेगा, या फिर नेहरू यहाँ पर नेहरू बोट फेस्टिवल से रिलेटेड यदि सवाल पूछेगा आपसे यहाँ पर, या एक आप लोगों का फेमस त्योहार पड़ता है ये यहाँ पर केरल वालों का ओणम। और वहीं पर यदि सवाल पूछेगा कि थिरुवाथिरा, कहां से सवाल पूछेगा? थिरुवाथिरा ये सब कहाँ के फेस्टिवल है? तो जवाब होगा केरल के। आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए था। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि ये जो फेस्टिवल है आप लोगों का ओणम फेस्टिवल, इसे केरल में मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? केरल की जो आम भाषा है उस आम भाषा में इसका क्या प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सबको मुझे जवाब यहाँ पर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? तमिलनाडु के हम लोग यहाँ पर फेस्टिवल सारे पढ़ चुके हैं, पहले ही आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे रहा है कि कौन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला, ये जो माधवपुर मेला है, ये माधवपुर मेला किनकी याद में हम लोग गुजरात राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? भगवान शिव और पार्वती, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता, भगवान कृष्ण और माता राधा, और भगवान कृष्ण और देवी द्रौपदी। आप लोगों से सवाल पूछा है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी, भगवान कृष्ण और माता राधा, और भगवान कृष्ण और देवी द्रौपदी। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की याद में गुजरात राज्य में एक माधवपुर मेला को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। माधवपुर मेला को हम लोग वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। मैं गुजरात के प्रमुख यहाँ पर पूछ लूंगा कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाएंगे। देखो, एक तो यहाँ पर खेल उत्सव मनाया जाता है, मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए। एक पतंग फेस्टिवल होता, पतंग उत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक यहाँ पर खेल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, खेल उत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? जवाब हो जाएगा मोडेरा उत्सव। कौन सा उत्सव दोस्तों? आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो जवाब हो जाएगा ये जो मोडेरा उत्सव यहाँ पर मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मोडेरा यहाँ पर उत्सव होगा। तो ये आप लोगों को चारों यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ये सभी इसी गुजरात राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि यही गुजरात राज्य के, गुजरात जो राज्य है, इसी गुजरात राज्य के कोई 2 लोक नृत्य आप मुझे बता दीजिएगा। 2 लोक नृत्य मुझे आप लोग कोई से गुजरात के 2 बता दीजिए। कोई भी 2 मैं आप लोगों से पूछूंगा, कोई भी 2 लोक नृत्य। देखिए, एक तो यहाँ का क्या पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा एक पोवाड़ा। आप लोगों को याद रखना है, पोवाड़ा लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, आप सबको यहां पर याद होना चाहिएगा। और वहां पर धनगढ़ी, कौन सा याद होना चाहिएगा? धनगढ़ी। ये दोनों ही गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य माने जाते हैं, इतना आप सबको यहां पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग पढ़ चुके हैं माधवपुर मेला,
तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि महाराष्ट्र में कौन सा जो एक फेस्टिवल है जो धन्यवाद ज्ञापन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और जहां पर बेलों का सम्मान किया जाता है, मुख्य रूप से बेलों का सम्मान किया जाता है। देखिए बेलों का सम्मान किया जाता है तो वो कौन सा फेस्टिवल है आप लोगों से पूछा है। देखिए महाराष्ट्र के पहली बात तो सारे त्योहार आप लोगों को याद होंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। देखिए पहला आप लोगों को नारली पूर्णिमा याद होगा, नारली पूर्णिमा आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक कोजागिरी आप लोगों को याद होना चाहिए, कोजागिरी आप लोग पढ़ते हैं। और वहीं यहां पर एक आप सबका काला घोड़ा फेस्टिवल, काला घोड़ा फेस्टिवल आप लोगों को याद होगा। वहीं पर हम लोग यहाँ पर गुड़ी पड़वा फेस्टिवल पढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा के साथ ये सारे प्रमुख रूप से हम लोग महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों से पूछा है धन्यवाद प्रस्ताव, पहले की क्लासों में आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो पोला फेस्टिवल है, यही पोला फेस्टिवल एक प्रकार का धन्यवाद फेस्टिवल है। धन्यवाद फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है करदांग जो मठ है, ये मठ भारत के किस राज्य में यहां पर स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों से कारदांग मुख्य रूप से है, ये इसको कारदांग रख लीजिएगा। कारदांग ये जो मठ है ये भारत के किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। देखो पश्चिम बंगाल में हम सभी जानते हैं कि बौद्धों का एक घूम मठ हमको पड़ता है। कौन सा मठ पड़ता है दोस्तों, घूम मठ हम लोगों को पड़ता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। करदांग मठ कहाँ का हो जाएगा, तो याद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का मुख्य रूप से ये मठ पड़ता है बौद्धों का, आप लोगों को याद होना चाहिए। वही बौद्धों का भारत में सबसे बड़ा मठ कौन सा होगा, भारत में सबसे बड़ा मठ कौन सा होगा, सबसे बड़ा मठ बौद्धों का कौन सा हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों तवांग मठ। कौन सा हो जाएगा, तवांग मठ। और ये तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है आप लोगों को बताना है। तवांग मठ आप लोगों से पूछा है तो जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। कौन सा राज्य में दोस्तों, जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यही तवांग मठ पड़ता है। आप सबको यहाँ पर इतना याद होना चाहिएगा। यहाँ पर हम लोग करदांग मठ हम लोगों को देख रखा था और इस सवाल का राइट आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर एक ताबो मठ भी पड़ता है। कौन सा मठ दोस्तों, ताबो मठ। तो आपके हिमाचल प्रदेश में एक तो ताबो मठ हो गया और एक कारदांग मठ हो गया। कौन सा मठ हो गया, कारदांग मठ। ये दो मुख्य रूप से आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को याद होना चाहिएगा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आप लोगों को पद्म भूषण दे के रखा है, भारत रत्न दे के रखा है, पद्मश्री दे के रखा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर दे के रखा है। बेहद सरल पुरस्कार यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न दे के रखा है, भारत का कौन सा यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप लोग जानते होंगे ये भारत रत्न पड़ता है, नो डाउट आप सबको याद होना चाहिए। देखिए मैं प्रमुख रूप से ये सवाल होना चाहिए था कौन सा भारत का सर्वोच्च साहित्य का जो पुरस्कार है, तो फिर यदि साहित्य से रिलेटेड प्रश्न बना था, साहित्य पुरस्कार की बात होती तो जवाब फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर होना चाहिएगा। मेरे कुछ सवाल है यहाँ पर मैं पूछ लेता हूं। मैं पूछूंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ, ज्ञानपीठ ये जो पुरस्कार है इसी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ, तो दो जवाब हो जाएगा 1961 में सर ये वाले पुरस्कार की स्थापना हुआ थी। ये बेसिकली साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो साहित्य का क्षेत्र है और उस साहित्य के क्षेत्र में 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है भारत में। मैं बात करूंगा पहले सबसे पहले किसको दिया गया था, तो श्री शंकर कुरूप को यहाँ पर दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इनको यह पुरस्कार 1965 में मिला था। देखिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961, लेकिन दिया कब गया था, तो जवाब हो जाएगा 1965। और कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, जवाब हो जाएगा मलयालम भाषा। कौन सी भाषा, मलयालम भाषा।
पहली महिला कौन थी? ये तो पुरुष थे। पहली महिला कौन थी दोस्तों? पहली महिला कौन थी? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आशा पूर्ण देवी। कौन थी दोस्तों? आशा पूर्ण देवी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह आशा पूर्ण देवी को कौन सी भाषा में दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर बंगाली भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि यहाँ पर पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला कौन सी जिन्हें हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। कौन था? यहाँ पर सुमिता, याद होना चाहिए आप लोगों को, सुमिता नंद यहाँ पे पंत, इनको सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। वहीं पर यहाँ पर सवाल पूछ लेगा कि यहाँ पर इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर 11 लाख रुपए की इनामी राशि यहाँ पर दी जाती है। मेरा एक और प्रश्न है कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये 57वें नंबर का किस व्यक्ति को दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा दामोदर मोजे को। कौन को दिया गया था? दामोदर मोजे को यह पुरस्कार, जो 57 वाला पुरस्कार था, ये जो पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर 58 वाले पुरस्कार किसको दिए गए? तो एक तो गुलजार साहब को दिया गए। वहीं पर हमारे भारत के महान संत रामभद्राचार्य जी को यह पुरस्कार संस्कृत के क्षेत्र में, और गुलजार साहब को यह पुरस्कार यहाँ पर उर्दू के क्षेत्र में, यानी जिन दोनों के साहित्य लेखन के लिए मुख्य रूप से दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना था? भारत रत्न। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है? देखो, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखा है निम्नलिखित में ये नर्तकियों में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर वुमन थी? पहली ट्रांसजेंडर वुमन बनी थी। आप लोगों से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है, तो सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप लोगों को याद होगा कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली, पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली यह भारत की पहली महिला कौन थी? तो जवाब हो जाएगा नर्तकी नटराजन। कौन थी दोस्तों? नर्तकी नटराजन के बारे में याद होना चाहिए। यानी सवाल नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही होगा। और कौन से क्लासिकल डांस के लिए फेमस है? जल्दी बताइए, कौन से क्लासिकल डांस के लिए फेमस है? तो जवाब हो जाएगा कि भारतनाट्यम के लिए यह फेमस है। भारतनाट्यम के लिए यह अपने आप में फेमस है। और यदि आप लोगों से यहाँ पर एक और पूछ सकता है, वैजयंती माला, और वैजयंती माला के बारे में आप लोगों को क्या होना है? ये पहली ये जो भारतनाट्यम नृत्य है, और इसी भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित महिला थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सबसे पहले काम किया। हिंदी फिल्मों में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा, फिल्मों में सबसे पहले यानी इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? काम किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और सवाल हम लोग देख चुके हैं। राइट आंसर होगा नर्तकी नटराजन। आप लोगों को याद होना यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर सोनल मानसिंह भी इससे संबंधित है। सोनल मानसिंह, और सोनल मानसिंह के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण ये जो पुरस्कार है ये कब दिया गया है? चलिए, ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि जो सोनल मानसिंह है, जो भारतनाट्यम से संबंधित है, यहाँ पर जो इन्हें एक पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पे स्पर्धा 2026 में इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 की बात पूछा है, तो जवाब हो जाएगा हमारे प्यारे भारत में इसका आयोजन यहाँ पर किया जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी यहाँ पर आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एक गोरा को लिखा था? ये जो गोरा है आप लोगों से पूछा है, गोरा को किसके द्वारा लिखा गया था? क्या होगा जवाब? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर जवाब होगा भगत सिंह। क्या इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए? जरा
बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, क्या होना चाहिएगा। देखिए पहली बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए, सवाल ये जो गोरा लिखा था, देखो एक तो गोरा उपन्यास लिखा गया, एक यहां पर काबुली वाला, कौन सा दोस्तों, काबुली वाला, गोरा के साथ काबुली वाला भी आप सबको यहां पर याद होना चाहिए, और एक चोखर वाली, कौन सा दोस्तों, एक चोखर वाली, एक चोखर वाली, और चोखर वाली के साथ यहां पर एक काबुली वाला और एक गोरा, ये तीनों ही उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह तीनों पुरस्कार लिखे, यह तीनों को लिखा गया। सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, और देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि भी एक पुस्तक लिखी थी, ये गीतांजलि, और गीतांजलि को आप सभी जानते हैं कि 1913 में एक नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर इस गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और भारत में साहित्य के क्षेत्र में यह पहला पुरस्कार था, साहित्य के क्षेत्र में के साथ साथ, और ये भारत का पहला नोबेल प्राइज भी था, आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, चाप चरकूट जो फेस्टिवल है भारत के किस राज्यों में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, चाप चरकूट भारत के किस राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, चाप चरकूट भारत के किस राज्यों में सेलिब्रेट किया जाएगा, देखो या तो चाप चरकूट आएगा, चाप चार कूट आएगा, या चाप चार कूट के साथ, या सवाल आ सकता है मीम कूट, ये दोनों ही भारत के जो फेस्टिवल हैं ये भारत किस राज्य में सेलिब्रेट किए जाएंगे, तो जवाब होगा यहाँ पर मिजोरम, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, बोनालू देवी महाकाली की ये पूजा के लिए ये मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, और ये बोनालू जो देवी महाकाली के लिए मुख्य रूप से मनाया जाता है, ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों से यह सवाल पूछा है। यहां पर चार ऑप्शन देके रखा है, ये आप लोगों का असम, केरल, मध्य प्रदेश या तेलंगाना, इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए, या तो संबंधित प्रश्न पूछ लेगा कि बोनालू से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा, या पूछ लेगा मेदराम जात्रा, कौन सा, मेदराम जात्रा सवाल पूछ लेगा, ये दोनों ही कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। हम लोग पहले वाली क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि भारत में जितने भी सिंहस्थ मेले होते हैं, सिंहस्थ मेलों के बाद भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल त्योहार कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा मेदराम जात्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था, बेहद अच्छा साहित्य से यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछा है, और ये जो यहाँ पर राष्ट्रीय नृत्य जो शिरोमणि पुरस्कार है, ये किस यहाँ पर महिला को मुख्य तौर पर सम्मानित किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपर्णा सतीशन, क्या जवाब होगा, अपर्णा सतीशन को यह मुख्य रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, और यहाँ पर अपर्णा सतीशन कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है, आप लोगों को जवाब देना है, और वहीं पर यहाँ पर उसी क्लासिकल डांस से राधा रेड्डी भी जुड़ी हुई है, कौन जुड़ी हुई है दोस्तों, राधा रेड्डी, और कौन याद होना चाहिए, तो यहाँ पर वेदांत जय नारायण, ये भी उसी क्लासिकल डांस से मुख्य रूप से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं, जवाब होगा कुचिपुड़ी, क्या होगा यहाँ पर कुचिपुड़ी, आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, यानी सवाल का राइट आंसर क्या होगा, अपर्णा सतीशन को 2022 में राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखो क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न दे के रखा है कि भारत के अलावा निम्नलिखित किस देश में तमिल मुख्य रूप से एक आधिकारिक भाषा भी है, और पहला ऑप्शन आप लोगों को देख रखा है यहाँ पर श्रीलंका,
सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर, या कोई भी विकल्प यहां पर दिए गए विकल्पों के अनुसार सही नहीं है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? सवाल का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, ये सवाल का मैं आप लोगों को उत्तर बाद में दूंगा। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 2000, देखिए जनगणना यहां पर एसएससी की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। 2011 में सबसे कम घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व था वो किस राज्य का रहा? तो आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने सवाल पूछा था, अरुणाचल प्रदेश का भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा। तो रहा कितना था? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में मुख्य रूप से हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। सर दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो भारत का एक यूटी रहा था जिसका नाम रहेगा अंडमान और निकोबार। तो यहां पर अंडमान निकोबार का रहा कितना दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा 46 प्रति केएम की दूरी में हम लोगों को दिखाई दिए। थर्ड नंबर पर कौन सा होगा? तो जवाब हो जाएगा यहां पर मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम होगा। और ये मिजोरम में हमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 52 व्यक्ति हम लोगों को इस यहां पर देखने को मिलते हैं। और हमें जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर सर कितने देखने को मिलते हैं? तो जवाब हो जाएगा यहां पर हमें 56 प्रति वर्ग केएम के हिसाब से यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं सिक्किम की पूछ लूंगा, सिक्किम का प्रति वर्ग है कितना? तो जवाब हो जाएगा यहां पर 86 हम लोगों को प्रति वर्ग के हिसाब से देखने को मिलते हैं। ये जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। अब पूछा है, अब सवाल आप देखिएगा, तमिल मुख्य रूप से एक आपकी आधिकारिक भाषा है, तो ये जवाब होना चाहिए श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की आधिकारिक भाषा पड़ती। सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली महिला गायिका यहां पर थी? महिला गायन या गायिका थे या थी, आप लोगों से पूछा है। यहां पर हरिप्रसाद चौरसिया साहब हैं, जो मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि बांसुरी से संबंधित है भारत में। देखो बांसुरी से संबंधित यहां पर बात निकली है, बांसुरी से संबंधित आप सभी जानते हैं कि बांसुरी से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे? तो जवाब हो जाएगा, एक तो होगा हरिप्रसाद चौरसिया, मैं यहां पे लिख देता हूं, हरि प्रसाद चौरसिया जी हो जाएंगे, आप लोगों को याद रखना है। और एक हो जाएंगे पन्ना लाल घोष, आप लोगों को याद रखना है, पन्ना लाल घोष को आप लोग याद करेंगे। और किसको याद कर सकते हैं? राजेंद्र प्रसन्ना। किनको याद करेंगे? राजेंद्र प्रसन्ना। ये तीनों ही व्यक्ति बांसुरी से मुख्य तौर पर संबंधित है। हम लोगों से पूछा है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली यहां पर कौन से? तो यहां पर जवाब होगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएच सुब्बुलक्ष्मी मैम यहां पर पहली महिला बनी है। और ये सुब्बुलक्ष्मी मैम को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इतना आप सबको यहां पर याद होना चाहिएगा। और सुब्बुलक्ष्मी मैम को आप सभी जानते हैं कि एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी यहां पर दिया जा चुका है। ये जवाब होगा 1974 में इनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सुब्बुलक्ष्मी। बिस्मिल्लाह खां आप लोगों को देख रखे हैं। और बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा ये एक भारत के शहनाई वादक है। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न कब दिया गया था? जवाब हो जाएगा 2001 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और आज का क्लास का अंतिम प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि जवारा नृत्य जो धन का है यहाँ पर उसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी? 4 ऑप्शन देके रखे हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल। दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।